अब ये कहाँ से पता चलता है जनरल आइडिया? व्हेनेवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अभी मैं कोविड का एग्जांपल ले लूं तो हमारा एक आइडिया ये भी हो सकता है कि लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंज किया, राइट? लाइफस्टाइल चेंज किया। सो विल पीपल कंटिन्यू टू अडॉप्ट दिस चेंज लाइफस्टाइल? क्या चेंज लाइफस्टाइल? जैसे घर का बना खाना खाया, या हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्प्लर्ज नहीं किया, बाहर हॉलीडेज पे नहीं गए, कोशिश की कि फैमिली मेंबर्स के साथ ही हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें। सो विल पीपल कंटिन्यू टू बिहेव लाइक दिस? क्या वो इसी तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे? ये एक जनरल आइडिया हो सकता है, आपको इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है। और फिर हम इसको और ज्यादा नैरो डाउन करके एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाते हैं, वहां से हमारी रिसर्च शुरू होती है। तो आप न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ें, कुछ भी आप एक डिफरेंट चीज देखें, वहां से आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। एंड दैट टोटली डिपेंड्स टू पर्सन कि उसका इंटरेस्ट कहां पर जाता है। सेम फिनोमिना को डिपेंडिंग अपॉन आवर ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ हम किस बैकग्राउंड से हैं, साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, लिटरेचर के हैं, या कॉमर्स के हैं, या ह्यूमैनिटीज के हैं, हम सेम फिनोमिना में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि मैं कॉमर्स की हूँ तो मेरा आइडेंटिफिकेशन जनरली थोड़ा सा, और पर्टिकुलरली कॉमर्स में भी कंज्यूमर बिहेवियर की हूँ, तो मेरा आइडिया ही बिहेवियरल एस्पेक्ट की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है। सो मे बी अनदर पर्सन कैन सी इट इन अनदर डायरेक्शन। Now it's a brief PPT. What is the process of topic selection? See, first of all, we need to see what are the requirements of our assignment. As I earlier mentioned, whether we are looking for any research paper, or we are going for synopsis, or we are going for MPhil dissertation या PhD, या हमें कोई research project apply करना है. So सबसे पहले we need to see कि हमारा assignment का requirement क्या है. उस requirement के हिसाब से, let's say अगर हम projects की बात करें तो हमें कभी-कभी बता दिया जाता है कि आपको इन topics में बात करनी है, या कभी-कभी हमें अपना पैशन देखना पड़ता है, जहां पर स्पेशली जब हम पेपर राइटिंग करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं, तो वहां पर वी आर फ्री टू चूज अबाउट आवर टॉपिक। तो आप आइदर हम ऊपर वाले जो अपर पोर्शन पे जा सकते हैं कि व्हाट आर द 3 थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, जस्ट राइट। ये पीपीटी स्पेशली उन लोगों के लिए है, दोज हु वांट टू राइट द पेपर बट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं शुरू कहां से करूं। एक्चुअली इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर डिवोट हो सकता है। there is so many things to tell, and there are so many ways to zero down, but right now हमारा फोकस थोड़ा पेपर लिखने पे है कि हम क्या हमें चीजें इंक्लूड करनी चाहिए whenever we are targeting to Scopus। मेरा मेन टारगेट वैसे वो है, या कोई भी Scopus का पेपर हो, बट मैं हल्का सा आपको वेग आइडिया दे देती हूँ इसका कि 3 थिंग्स आप लिखें कि आप पैशनेट किस चीज के बारे में है, और फिर आप उसमें अपने इंटरेस्ट को ध्यान से सोचिए, और फिर एक टेंटेटिव टॉपिक बनाएं। फिर उस टेंटेटिव टॉपिक को लेकर आप गूगल स्कॉलर पर सर्च करें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या काम हो रखा है। वेग आइडिया को गूगल स्कॉलर से थोड़ा सा शार्प करें, राइट? स्कॉलर इज वेरी गुड इन दैट कि वो आपके वेग आइडिया कीवर्ड्स को पकड़कर आपको कुछ चीजें बताएगा। देन यू कैन मे बी एबल टू फ्रेम योर रिसर्च क्वेश्चन कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना है, या मेरे मन में जो बात चल रही थी एग्जैक्टली हाँ इस इंसान ने या इस स्कॉलर ने, दैट पर्सन हैज डन दैट काइंड ऑफ वर्क। अदरवाइज आपको अगर अपना पोटेंशियल टॉपिक पता है, जैसे मैंने पीएचडी के केस में कहा, लेट्स से समबडी कम्स टू मी, मैडम मुझे आपके अंडर पीएचडी करनी है, एंड मैं पूछूंगी कि आपका टॉपिक होंगे, मैम आप जो मर्जी बता दो, तो डेफिनेटली आई विल गिव हिम और हर अ रेंज ऑफ टॉपिक्स जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ या जिसमें मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। सो आई विल गिव देम अ पोटेंशियल टॉपिक, एंड देन उस टॉपिक में यू मे ब्रिंग योर इंटरेस्ट पॉइंट। ब्रॉड टॉपिक आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो सस्टेनेबिलिटी में somebody can say कि मैं फूड सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगा या ट्रैवल सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगा। सो यू कैन ब्रिंग इन और ज्वाइन योर इंटरेस्ट टॉपिक देयर आल्सो, राइट? नाउ समटाइम्स रिसर्च इज लाइक हम एमलेसली शुरू कर देते हैं और फिर परेशान होते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर वी मेक। हम पीएचडी शुरू करते हैं क्वेश्चनर मेकिंग से, while questionnaire making is actually putting bricks on brick। हम बहुत क्रिस क्रॉस चलते हैं, हम कोई डेफिनेट पाथ नहीं लेते हैं। द मोमेंट अ स्कॉलर इज एडमिटेड टू द पीएचडी कोर्स, उसका पहला टारगेट ये होता है कि मुझे पहले 2 महीने में क्वेश्चनर बना के डेटा कलेक्ट करना है। क्वेश्चनर ठीक बना या नहीं बना, उसमें सही वेरिएबल आए या नहीं आए, वो बाद में देखते हैं जब रिजल्ट नहीं आते। मतलब रिजल्ट निकालने के बाद हम सोचते हैं कि हमने लिटरेचर में ये तो मिस कर दिया, या सेम स्टडी तो हुई थी हमने ध्यान ही नहीं दिया। सो हम बहुत जल्दी में रहते हैं, वी आर इन वेरी मच हरी। while PhD or any research is a game of patience, अगर आप जितना जल्दी करेंगे आपका काम उतना ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने तब आएंगी जब आप काम वाइंड अप के करने की सिचुएशन होंगे, एंड इन दैट केस यू वुड बी नोवेयर। तो सबसे पहले
हमें अच्छा टाइम लिटरेचर पे देना चाहिए। वो कैसे देना चाहिए, आई विल बी टेलिंग इन बिटवीन। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ मैंने भी कोट किए हैं, जैसे कि वाटर कूलर गॉसिप। जैसे हम देखते हैं, अब तो खैर वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बट अदरवाइज अगर आप देखें बिग ऑर्गेनाइजेशन में वाटर कूलर पे जाकर कुछ गॉसिप्स होती है, वहां पर लोग जाते हैं पानी पीने, वहां पर 15 मिनट लगा आते हैं, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्ट का टॉपिक हो सकता है कि लोग वहां पर किस तरह की बात करते हैं। क्या वो घर डिस्कस करते हैं, क्या वो करियर डिस्कस करते हैं, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं, क्या वो अपने मतलब व्हाट एक्चुअली दे डिस्कस, क्या मेजर चीजें वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज ग्रुप डायनेमिक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब आजकल वी ऑल आर पार्ट ऑफ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप। कभी हमारे स्कूल का ग्रुप बन जाता है, कभी हमारे पुराने इंस्टीट्यूट का ग्रुप बन जाता है, कभी हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है। हो सकता है आपकी एफडीपी का भी एक ग्रुप बन जाए और वो कंटिन्यू रहे। तो किस तरह की बातें होती हैं किस ग्रुप में, वो भी एक अच्छा रिसर्च टॉपिक हो सकता है। एनीथिंग कैन बी अ रिसर्च टॉपिक। देयर इज नो बाउंड्रीज कि आप इस पे तो रिसर्च कर ही नहीं सकते। अगर आप सिंसियरली ढूंढेंगे, आपको हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर और टैबू टॉपिक्स के ऊपर भी आपको रिसर्च मिलेगा। समटाइम्स वी फील कि नहीं होता है, बट ऑन एवरी सिंगल टॉपिक यू विल गेट सम रिसर्च। हाँ, ये केस जरूर हो सकता है कि किसी टॉपिक, some topic are under research and some topic are over research, but definitely research is going to be there। ये जैसे अभी कलकत्ता में ये बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी आए थे, या अभी हम कोरोना का एग्जांपल लें कि इंश्योरेंस पॉलिसी की सेल्स में कितना फर्क पड़ा। कुछ भी हो सकता है। जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो whenever we talk about introduction, या जब हम अपने रिसर्च गैप की बात करते हैं, जब हाई इम्पैक्ट जर्नल होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर दैट व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आपको उसको डेफिनेट प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। देन व्हाई दैट प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, उसका मतलब उसको स्टडी करना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इट फॉर ए पर्टिकुलर ऑडियंस। लाइक अगर आप अपना इंपेरिकल काम की बात करें, इफ यू आर स्टडिंग दैट थिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट, या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं इंडियन कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, एशियन कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, देन यू हैव टू टेल कि व्हाई दिस addressing this particular problem is important for that particular audience। तो ये तीनों चीजों के जवाब आपकी रिसर्च गैप, या जब हम अपना क्वेश्चन एक पैराग्राफ हम अपने इंट्रोडक्शन में देते हैं, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, हमें एक पैराग्राफ जरूर डेडिकेट करना चाहिए इस चीज के ऊपर। बिकॉज आपके पेपर को एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आई हियर कि बस ना एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिख लो, इंट्रोडक्शन अच्छी लिख लो, या टेक्निक नहीं लगा लो, योर पेपर विल गेट पब्लिश। No, as per my experience, each and every section matters a lot, believe me। दो, चाहे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपके इंट्रोडक्शन हो, how beautifully you frame your objectives, how foolproof you are in your methodology, whatever methodology you have used, whatever test you have used is as per your methodology or not, how you are discussing your findings, what implications you are giving, like implication be not only for industry but for academia, but for society and for the government। आपसे हर तरह की implication they expect, right? एंड देन आपका कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए। नाउ ये जब मैं अभी आपसे ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ, अगर आप देखेंगे कि मैं सारी रिसर्च प्रॉब्लम गैप की बात करती हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो पेपर अटकता है वो आपके गैप के ऊपर ही रुकता है कि आप अपने पेपर को जस्टिफाई कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना अच्छा आप गैप दे पा रहे हैं। तो इसमें आएगा कि आप वर्ड लिटरेचर है, या तो आप ये प्रूव कर दें कि काम हुआ ही नहीं, या आप इस तरह से अपने गैप को दिखा सकते हैं कि इस कंटेक्स्ट में काम हुआ है, हम इस कंटेक्स्ट में सर्च कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन लाइन देना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट हाउ योर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी हुई यूएस में, राइट, या रशिया में, या स्पेन में, या यूरोप में, एंड यू वांट टू डू, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू कैन डू। रेप्लिकेशन स्टडीज होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। सो वहां पर जब आप गैप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते, एक लाइन हम लिख देते हैं, no work has been done in India, that's why we are doing it. This is not a gap। गैप क्या होना चाहिए कि how culturally we are different from them, and that's why there is a need to validate this particular phenomena using this particular scale in our context। हम देखते हैं कि क्या हमारे लोग या हम कल्चरली इस तरह से डिफरेंट हैं, क्या हमारे लोग भी उसी तरीके से सोचते हैं, या उसी तरह की फाइंडिंग्स आती हैं, डिफरेंट आती हैं, राइट। और आप इस तरह से कि कहना कि वी आर कल्चरली डिफरेंट, वहां पर भी यू हैव टू गिव सम साइटेशंस जहां पर ये प्रूव हुआ हो
कि यूएस और इंडिया के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, कल्चरली वी आर डिफरेंट, हमारी प्रेफरेंसेस अलग तरह की है, राइट, हमारा बिहेवियर अलग तरीके का है। तो वो आपको थोड़ा सा साइटेशंस के साथ अगर आप दो डाल देंगे स्टडीज, तो आपका गैप थोड़ा सा और जस्टिफाइबल होगा। देन एक्सटेंड पास्ट रिसर्च और एग्जामिन द टॉपिक मोर थोरली। हो सकता है एक रिसर्चर ने एक लेवल तक पेपर छोड़ दिया हो, अब उसके फ्यूचर रिसर्च को देखें, क्या उसने कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट, क्या कोई उसने ऐसी चीज प्रपोज की है विच यू कैन थिंक दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, तो वहां से आप गैप ले सकते हैं। और गिव वॉइस टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ चीजों के ऊपर पेपर ज्यादातर छप जाते हैं, जैसे आप पुअर की कोई प्रॉब्लम को अगर आप एड्रेस करें, या अगर आप सोचे कि इंक्लूसिवनेस किस तरह से लाई जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, या डेटा डिवाइड या डिजिटल डिवाइड की मार्केट में बहुत बात होती है। सो सॉल्यूशन सीकिंग, एक तरीके से सोशल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हुए कुछ पेपर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पेपर को थोड़ा सा ज्यादा एक रीजन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा व्हाई वी शुड what you will say publish your paper। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, आई शो यू वन पेपर। ये अभी कोविड के कंटेक्स्ट में, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन दैट पेपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Atri ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's visible. Yeah. So there is one paper, the effect of coronavirus disease risk perception on behavioral intention towards untact tourism in South Korea। अनटेक टूरिज्म होता है मतलब आप फिजिकली टूरिज्म नहीं करते, वर्चुअल रियलिटी से टूरिज्म जब करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक। इसने क्लियर भी कर दिया कि ये जो स्टडी है दिस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक लाइक मार्च 2020। अभी मैं इस पेपर को कई बार यूज करूंगी बिकॉज इसमें काफी चीजें हैं आपको दिखाने के लिए, बट मैं इसमें एक सबसे पहले जो आपको फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि आपको गैप कहाँ से निकालने हैं और आपको जस्टिफिकेशन कैसे देनी है वो निकाली। देखिए इस पेपर में इसने बोला कि सेकंड पहला इसका था वो थोड़ा सा कॉमर्स के लिए हो जाएगा, मैं इसलिए उस पर ज्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं सेकंड थर्ड फोर्थ से आपको ज्यादा बता रही हूँ। सेकंड, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी वर बेस्ड ऑन कोरियन पॉपुलेशन एंड द रिसर्च मॉडल शुड बी वैलिडेटेड इन वेरियस कंटेक्स्ट। नाउ अब आप इस पेपर को साइट करते हुए सेम पेपर को यू कैन टेक फॉरवर्ड कि एक्स पर्सन ने बोला कि कोरिया में हुआ है और दूसरे में अलग हो सकता है, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट। सो दिस वुड बी वन। अब एक का एग्जाम्पल ना ले, लेकिन यहां से आप इस तरीके से इस पेपर को फॉरवर्ड लेकर जा सकते हैं उनके काम को, राइट। दूसरी तरह से फॉरवर्ड लेके कैसे जाना होता है, लेट से आप यहां देखिए, फर्स्ट दिस स्टडी एड्रेसेस क्रॉस सेक्शनल डेटा, behavioral intention during the pandemic may not remain the same after the end of corona। तो whatever study they have done during the corona, तो वो क्या कहते हैं कि कोरोना के बाद भी ये स्टडी होनी चाहिए, रिजल्ट में भी डिफरेंट। सो दिस वुड बी एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसर्च इफ वी वेट, वैक्सीन तो आ ही चुकी है, इफ वी वेट फॉर अनदर 3 months, थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाए, 4 months मे बी इन जून वी कैन अगेन कंडक्ट दिस स्टडी एंड इन दैट केस वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस वर्क। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इन्होंने दिया, थर्ड द कंसेप्ट ऑफ अनटेक टूरिज्म इज रिलेटिवली न्यू। सो वट एवर काइंड ऑफ टूरिज्म दे आर टॉकिंग अबाउट, इट इज अ काइंड ऑफ न्यू टूरिज्म थिंग विच हैज बिकमिंग पॉपुलर। सो अनटेक्ट के डिफरेंट डायमेंशंस को हम डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट कंसेप्ट से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क एंड देन इन एडिशन द मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ अनटेक टूरिज्म शुड फर्दर एक्सप्लोर्ड। जो भी फैक्टर इन्होंने अपने मॉडल में लिए हैं, ये है अनटेक टूरिज्म के कुछ इन्होंने फैक्टर्स लेकर चले हैं, लाइक अफेक्टिव रिस्क परसेप्शन, कॉग्निटिव, सब्जेक्टिव, व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग एज पर योर मॉडल। तो कुछ और फैक्टर्स भी हम ला सकते हैं। सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च। इवन इफ अगर आप एक कंस्ट्रक्ट भी नया ले आते हैं तो आपका वो एक्सटेंशन माना जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि हम स्क्रैच से कुछ खड़ा करें, क्योंकि उसको खड़ा करने के लिए वी विल नॉट बी हैविंग एनी बैक प्रीवियस रिसर्च, तो उस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे ही वो रिसर्च पेपर नहीं बनता है। तो यू नीड टू हैव सम लिटरेचर बिहाइंड दैट। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप एक कंस्ट्रक्ट भी बता पाए, एक एडिशनल नया चीज भी बता पाए, या इनमें से आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आप रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट कर पाए, वो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। रिसर्च में वी आर नॉट, हम हमेशा ये नहीं देखते कि हर इंसान स्केल ही नया लेकर आएगा या कोई बिल्कुल अननोन फिनोमेना को स्टडी कर देगा। नो, रिसर्च इज लाइक, आपने गूगल स्कॉलर में हमेशा पढ़ा होगा, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट, मतलब हम पुराने काम के ऊपर खड़े होकर अपना काम बनाते हैं। सो ब्रिक बाय ब्रिक हमारा इस बड़ी सी रिसर्च फ्रेटर्निटी में बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
राइट. सो हमें अपने उस छोटे कंट्रीब्यूशन पर ही फोकस करना चाहिए एट वन पेपर इन अ सिंगल what you will say endeavor, and then we should go forward. Now moving forward to my slide again. So the point which I wanted to make, I think you are clear to that, कि हमें कैसे गैप लेकर आना है. रिसर्च बेसिकली दो तरीके की होती है, अब तो खैर कई तरीके की होने लगी, पर मेजरली क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच. क्वालिटेटिव में जब हम नॉन नंबर नॉन न्यूमेरिकल डेटा, दिस एग्जांपल वाज द एग्जांपल ऑफ जब आप नंबर से रिसर्च कर रहे हैं, क्वेश्चन भरवा रहे हैं और उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्वालिटेटिव जब आप इंटरव्यूज लेते हैं, नैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ये लोगों की पुरानी वहां से चीजें लेते हैं, तो वो भी ऐसे तो रिसर्च बहुत तरीके की होती है, पर आजकल मिक्स स्टडी भी चलती है. पहले आप क्वालिटेटिव करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, फिर आप उसमें से कुछ कंस्ट्रक्ट नए निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उसको क्वांटिटेटिव करते हैं. आप जितना हायर जर्नल्स पे अप्रोच करते रहेंगे, ए स्टार कैटेगरी पे या Q1 कैटेगरी पे, आपको उतना मिक्स स्टडी या मल्टी स्टडीज को आपको फोकस करना पड़ेगा. अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पेपर को सिर्फ एक पे करवाना. ऐसा नहीं कि होते नहीं है, पर you have to have something, X factors in your paper. And what I believe is paper writing is not a, or how to write a paper is not a one day task to learn. It needs practice. जैसे हम लोगों ने ABCD सीखा था, हम सब वो भूल चुके हैं टाइम, या शायद हमारे बच्चों ने जब ABCD सीखा शायद अब वो टाइम भी भूल चुके होंगे. लेकिन इफ यू रिमेम्बर, कोई लोग जोड़ डाले, पहले दिन में ABCD लिखनी नहीं आई थी हमें, पहले दिन में हमें अपना नाम लिखना नहीं आया था. हमने उससे पहले बहुत सारे पेपर्स पे बहुत उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाए थे. आफ्टर दैट ओनली एक परसिस्टेंट एफर्ट से, एक डिसिप्लिन से हमें रोज स्कूल भेजा जाता था, हमसे रोज काम कराया जाता था. ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू दैट रिगरस प्रैक्टिस वी आर एबल टू राइट आवर नेम इन अ ब्यूटीफुल वे और इन अ क्रिएटिव वे. हर किसी के साइन अलग होते हैं, हर कोई अपना नाम अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता है, हर किसी की हैंडराइटिंग अलग है. सो वी ऑल हैव अ यूनिक वे टू राइट द अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स आर सेम, बट हैंडराइटिंग इज डिफरेंट. सिमिलरली रिसर्च का बेसिक स्ट्रक्चर एक है. लोग इंपेरिकल करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट बिकॉज आवर ओन क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली कम्स इन. कुछ हम ट्रेनिंग से लेकर आते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होती है. वो सबका मिक्सचर ही एक रिसर्च पेपर को रिजल्ट करते हैं. एक्सक्यूज मी. नाउ आइडिया कैसे फ्लो होता है? सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं, देन वी जस्टिफाई आवर रिसर्च प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट डेफिशिएंसी इन एविडेंस, मतलब पुरानी रिसर्च में क्या कमी थी वहां पर हम लेकर चलते हैं बात को, और फिर हम अपने पेपर को आगे बिल्ट अप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ इसके लिए भी, बिकॉज जब तक मैं आपको पेपर नहीं दिखाऊंगी यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड फुली. आर यू एबल टू सी दिस पेपर, द करंट स्टेट ऑफ एकेडमिक रिसर्च इनटू पीयर रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म? Yes, ma'am. We are able. आप एक बात नोटिस करिए, मैं आपको लेटेस्ट पेपर ही दिखा रही हूँ, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस होते जा रहे हैं रिसर्च में, आप पेपर जितने लेटेस्ट हो उतने रेफर करें फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ चुकी है, हर जगह कंपटीशन बढ़ चुका है. तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा एडवांस, आपको और ज्यादा सोचना है. अब आप देखिए, ये पेपर बेसिकली SLR पेपर है, स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू पेपर है. इस स्कॉलर ने P2P मतलब पीयर टू पीयर एकोमोडेशन जो हम बात करते हैं, जैसे आपने Airbnb सुना होगा, यहाँ पे ओयो रूम्स भी है या जो भी, उसके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया और SLR स्टडी किया. नाउ अब उनका काम क्या था? सिर्फ दो ही रिसर्च क्वेश्चन थे. व्हाट इज द स्टेट ऑफ द लिटरेचर इन इन्वेस्टिगेटिंग P2P APs एंड व्हाट आर द सम प्रॉमिसिंग फ्यूचर रिसर्च. दो ही रिसर्च क्वेश्चन है. लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, प्रीवियस लिटरेचर रिव्यूज, तो ऐसा नहीं है कि वो लिटरेचर रिव्यू जिस चीज पे भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो उससे पहले हुआ ही नहीं. देखिए, जब भी पेपर रिव्यू करने जाता है, मैं भी रिव्यूअर हूं, आप लोग भी होंगे, मेरे पास कोई भी पेपर रिव्यू होने आ गया, डेफिनेटली मुझे उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, पर मैं क्या करूंगी, मेरे पास गूगल स्कॉलर तो है. वट आई विल डू, मैं वो पेपर टाइप करूंगी और सबसे पहले देख लूंगी कि क्या काम हुआ है, और अगर मुझे कोई सिमिलर पेपर मिल गया, मैं पढ़ूंगी नहीं आगे, मैं पढ़ूंगी. देखिए, रिव्यूअर एक नॉन पेड जॉब है,
टू रिव्यू अ पेपर, खिजी खाए हुए बैठे होते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू राइट सम कमेंट, नेगेटिव कमेंट अबाउट योर पेपर, बिकॉज उन्हें भी अपना रिव्यूअर का जॉब जस्टिफाई करना होता है। अगर उन्होंने आपका पेपर बिल्कुल टिक टिक कर दिया तो एज ए टीचर, हम सब टीचर्स हैं, तो अच्छा ये ऐसे कैसे हो सकता है, गलती तो होगी उनकी। वी आर लुकिंग फॉर द मिस्टेक्स, वी आर लुकिंग फॉर द लूज लिंक्स इन द पेपर एज अ रिव्यूअर, और whenever we are writing our paper we have to think from a reviewer perspective। जब तक हम इतना बड़ा दिल नहीं रखेंगे कि अपने पेपर को खुद ही क्रिटिसाइज करें, तब तक हमारा पेपर अच्छी जगह नहीं जाएगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट लाइक दिस, अपना ही सबसे बड़ा आपको क्रिटिकल रिव्यूअर बनना होगा। लाइक इन दिस पेपर आप देखिए, उन्होंने बताया कि मेनी ऑफ दिस स्टडीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द रिव्यूज ऑफ कंसेप्चुअल आर्टिकल इन सम प्रीवियस स्टडीज। वो पहले से ही कह रहे हैं कि इसके ऊपर बड़े रिव्यू हुए हैं। 3 मेन एरियाज ऑफ इंक्वायरी आइडेंटिफाइड, लोगों ने शेयरिंग फिनोमेना के बात की, बिजनेस मॉडल की बात की, और प्रपोजिशन फ्रेमवर्क, मतलब उन्होंने डोमेन्स भी बता दिए कि किस किस तरफ बात हुई है। लाइक फिर इनमें इन्होंने पुरानी स्टडी भी बता दी कि इस इंसान ने ये काम किया, इस इंसान ने, मतलब आपको बड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए, आप बता दीजिए, देखिए उससे कुछ होता नहीं है, वो पता तो लगना ही होता है। बट द थिंग इज दैट द मोमेंट यू से कि ये काम हुआ है मुझे पता है, दैट शो कि यू हैव डन थोरो लिटरेचर रिव्यू बिफोर राइटिंग अ पेपर। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, वहां पर अपना पेपर फाइट करें। और अगर आप सिमिलर भी लिख रहे हैं तो वहां पर रीजन दे दीजिए, कल्चर दे दीजिए, आप ये दे दीजिए कि इनका सैंपल यंग का नहीं था, हमारा यंग का है, और क्यों यंग पे करना जरूरी है। ब्रिंग एनी अदर रीजन into picture, but it would be always better that you acknowledge whatever work is there, that will show your strength only। वो आपके पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वीक नहीं बनाएगा, ये बात आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, राइट। जैसे इसने पूरा का पूरा 1.5 पेज, सिर्फ 1 पेज इतना बड़ा सिर्फ इस चीज पे लिख दिया कि इस पे पुराना काम ये हुआ है, एंड आई नो दैट दिस इज द वर्क ऑलरेडी डन, राइट। नाउ कमिंग बैक टू माय पीपीटी, और उसने साथ साथ रीजन भी बता दी कि इस पेपर में ये कमी थी, तो हमें लगा कि वी शुड गो समवेयर एल्स। मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आपको ये चीजें ज्यादा काम आएंगी रेदर देन बट आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। सो आई एम शोइंग यू लिटिल बिट दोज ओनली। नहीं, वो थोड़ा सा I have so many papers in my system, तो मैं थोड़ा सा now this is JBR. I don't know how many know about this paper journal. This is a very very good journal कॉमर्स में, मतलब अगर एक लाइफ टाइम में छप जाए तो यू विल बी वेरी हैप्पी। नाउ ये एक SLR स्टडी है, बिब्लियोमेट्रिक्स, आपने काफी उन्हें नाम सुना ही होगा, ये थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काम है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर काम है, करंट स्टेटस। नाउ इन दिस दीज गाइज हैव एक्नॉलेज्ड कि देखो पुराना काम हुआ है, कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस स्टडी ऑफ बोर्ड ब्रॉड डाइवर्सिटी एंड आवर स्टडी। हमारी स्टडी अलग कैसे है, टाइम पीरियड, एक्स पर्सन ने कोई टाइम लिमिट नहीं लिया, इन्होंने ये लिया, इन्होंने लिया, हमारे में टाइम लिमिट नहीं है। कीवर्ड, इन्होंने कोई कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया, हमने कीवर्ड दिया है, मतलब हमने अपने काम को ऑब्जेक्टिवली दिखाया कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है। यहाँ पर फोकस था फीमेल प्रेजेंस, फीमेल प्रेजेंस, ऑल एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट। मेथोडोलॉजी इनका कंटेंट था, इनका स्ट्रक्चर भी था, कंटेंट था, हमारा स्ट्रक्चर भी है, बिब्लियोमेट्रिक भी है, कंटेंट भी है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी हाइब्रिड स्टडी है। सो यू कैन फाइट विद योर पेपर लाइक दिस कि अब बता दो क्या पेपर है। यहाँ पर पीरियड भी आ रहा है कि ये 20 का पेपर है, 18 का है, 17 का, और ये 9 का है। सो यू हैव टू गिव सेवरल वे, अपनी क्रिएटिव तरीके से आप ढूंढे कि आप अपने पेपर को जस्टिफाई कैसे करेंगे। बट द आइडिया इज दैट यू नीड टू जस्टिफाई योर पेपर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हम लिटरेचर को करते हैं सबसे पहले तो हमें ना अपने की टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं एक्स शहर की हूँ, अगर आपके यहाँ से भी, और स्पेशली अगर किसी छोटी जगह के होंगे तो कोई आपकी भीड़ में से भी, आप पार्टिसिपेंट में से भी उस जगह का ही होगा, तो आपसे पूछेगा तुम उसको जानते हो, तुम उसको जानते हो, हम इमीडिएटली पूछते हैं। सो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर जगह के हैं तो हमें ये तो पता ही होगा। सिमिलरली व्हेन वी आर राइटिंग इन अ पर्टिकुलर डोमेन, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हमें उस डोमेन की की टर्म्स पता हो। अगर नहीं पता है तो दैट इज फेल ऑन आवर पार्ट।
राइट। सो उसका एक तरीका क्या होता है, यू कीप अपडेटेड योरसेल्फ, लिटरेचर पढ़ते रहे। जैसे सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड है, उसके बहुत सारे नाम हैं, राइट। या कोलैबोरेटिव कंजम्पशन एक बड़ा एक नया फिनोमिना आ गया है, अब उसको शेयरिंग इकोनॉमी भी बोल देते हैं, उसको कोलैबोरेटिव इकोनॉमी बोल देते हैं, उसको उसके बहुत सारे नाम है। नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज नेम, बट देयर आर पीयर टू पीयर इकोनॉमी भी बोल देते हैं। हालांकि हर में स्लाइड से डिफरेंस है, एक कॉन्टिनम है, बट स्टिल मल्टीपल नाम के से वो जाना जाता है। तो आई नीड, मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मैं शेयरिंग इकोनॉमी की बात करती हूँ तो मुझे इन नामों का आइडिया हो। फिर आपको जब भी आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि गूगल स्कॉलर पे आप उस स्टडी का लिटरेचर रिव्यू पेपर ढूंढे। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। उससे क्या होगा, आपका काम आधा तो किसी और ने किया हुआ है, आपके बहुत सारे पेपर तो उसने इकट्ठे कर रखे हैं, और जितना लेटेस्ट मिल सके। आई एम श्योर सबको पता होगा कि गूगल स्कॉलर में सबने गए ही होंगे, बट फिर भी जो लोग नहीं गए मैं एक बार हल्का सा करके दिखा देती हूँ। कोई भी आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ एक टॉपिक, परसीव्ड जस्टिस, इट्स अ स्मॉल टॉपिक, राइट। ये मैं इन्वर्टेड कॉमन में इसलिए देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इकट्ठा है, और आई कैन पुट परसीव्ड एंड जस्टिस एंड लिटरेचर रिव्यू। यहां से आप, एक्चुअली मुझे इसको भी इकट्ठा देना चाहिए था, सॉरी। यहां से आप कस्टम रेंज कर सकते हैं, राइट, कि आपको 17 से चाहिए, 20 से चाहिए, 21 से, तो सिंस 17 इज ओके। आप थोड़ा यहाँ से ढूंढे, थोड़ा सा इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से देखिए, सजेशंस भी होती हैं। गूगल तो अब बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली हो गया है, तो आपको रिलेटेड सर्च भी बताएगा कि लोगों ने इस तरीके से भी ढूंढा है, बिल्कुल अमेजोन की तरह बिहेव करने लगे हैं अभी। so you can use these kind of help also from the software, and we should feel lucky that we are in today's time when technology is there to help us, इसीलिए इतना पब्लिकेशन हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एड कर रहा है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए, और वहां से वी शुड सी कि हम कोई पेपर मिस तो नहीं कर रहे हैं, क्या क्या काम हो चुका है, क्या मेजर काम होगा। लिटरेचर रिव्यू पेपर्स ने आपके लिए बहुत सही किया होता है, आपके लिए स्ट्रीम्स बनाई होती है कि इस स्ट्रीम में इतना काम हुआ, इस स्ट्रीम में इतना काम हुआ, इस स्ट्रीम में कितना काम हुआ है। सो यू कैन फाइंड योर रेलिवेंट पेपर कि कहाँ से क्या उठाना है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है। फिर आपको उस लिटरेचर को इवेलुएट करना है, जैसे मैंने अभी टेबल की फॉर्म में आपको शो किया कि वट एवर दे हैव डन। क्रिटिकली इवेलुएट का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे के पेपर को आप नेगेटिव सेंस में दिखाएं। क्रिटिकली इवेलुएट करने का मतलब ये होता है कि इन्होंने यहाँ तक तो किया, बट अभी इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं। सो इट्स नॉट गुड कि आप दूसरे के काम क्रिटिकली कर दो कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिटिकली इवेलुएट मीन्स बहुत अच्छा किया, इतना किया, बट वट वी फील इट कैन गो into this direction, or but we feel that it should be added into this, ताकि ये और ज्यादा यूजफुल स्टडी बन जाए। उसके बाद आपका एक लिटरेचर रिव्यू शीट बनानी चाहिए। आई कैन शो माय लिटरेचर रिव्यू शीट, अगर ये यहाँ ओपन हो जाती है। देखिए, ये मैंने मेरे किसी स्कॉलर ने किया हुआ है। तो व्हाट आई ऑलवेज से टू माय स्कॉलर्स एंड आई माई सेल्फ डू दिस थिंग, वट एवर पेपर आई एम गेटिंग, क्योंकि अदरवाइज इतना सारा लिटरेचर याद करना मुश्किल नहीं रहता। See, this is the investment, not the wastage of time. At that time हमें लगता है कि हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, बट एक्चुअली में ये हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होता है कि यहाँ पर मैं जर्नल का नाम लिखती हूँ, ईयर वॉल्यूम लिखती हूँ, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, वेरिएबल, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, फ्यूचर वर्क, लिमिटेशन क्या क्या दिया, और यहाँ पर पेपर हम कई बार ऐड भी कर देते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में एक होता है ऑब्जेक्ट करके, हम एक चीज होती है, मैं तो यहाँ पर पेपर भी अटैच कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पे जाएं, ये खुल जाता है। आपको यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाकर ब्राउज, मान लीजिए कोई भी पेपर है, ये मुझे पता नहीं है ये कौन सा पेपर है, बट मैं आपको एक बता रही हूँ, मान लीजिए मुझे ये फाइल अटैच करनी है। आप देखेंगे ये फाइल मेरी यहाँ पर अटैच हो गई, तो मुझे यहीं से दिख जाएगा कि मेरी फाइल, ये अगर मुझे खोलनी है तो यहीं से खुल जाएगी, राइट। तो हमें बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक तरीके है कुछ एक आपका टाइम बचाने के, बिकॉज वाई वी नीड टू डू दैट, क्योंकि हम लोग कई बार इतना ज्यादा काम करने के चक्कर में अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, और थोड़ा स्मार्टली वर्क करने की जरूरत होती है जब हमें स्कूपर्स में काम करना होता है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दैट कि जब हम किसी हाई इम्पैक्ट जर्नल को बात करते हैं, अपने पेपर को, लिटरेचर को मैनेज करना भी इक्वली
इंपॉर्टेंट है जितना पेपर लिखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें दिन में, बिकॉज वी आर एंगेज इन मल्टीपल रोल्स, घर भी देखना है, टीचिंग भी देखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखना है, साथ में पेपर भी लिखने हैं, राइट? तो पेपर लिखने हैं तो अगर मुश्किल से 2 घंटा दिन में मिला है तो हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे. सो द बेटर वे इज टू मैनेज योर सेल्फ प्रॉपरली. ठीक है, मैं अभी 2 मिनट के लिए स्टॉप हो रही हूँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी बिकॉज हम थोड़ा सा स्केड्यूल से, वी आर रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल एंड आई हैव मैनी थिंग्स टू कवर. तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो कोई क्विक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चंस है या टुवर्ड्स द एंड हम लोग लें? मैम आप कंटिन्यू कीजिए. नूतन मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी नूतन मैम. नो मैम, नो नथिंग. अच्छा जी मैम, बेटा. मैम आप कंटिन्यू So are you कीजिए able towards to the end. understand? हाँ जी. श्योर मैम. चलिए, अब लिटरेचर रिव्यू भी बहुत तरीके का होता है. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स हमें लगता है कि अभी क्वेश्चनेयर कौन भरवाएगा, इसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी की प्रॉब्लम है, हम नहीं बाहर जा सकते, वी हैव सर्टेन इश्यूज, हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर नहीं आता. सो आजकल, और जब तक हम खासकर अगर हमारे अंडर पीएचडी लोग बच्चे कर रहे हैं, और यू नो इफ वी आर हेल्पिंग समवन, तो लिटरेचर रिव्यू के पेपर की सबसे ज्यादा साइटेशंस होती हैं. रीजन बीइंग, लिटरेचर तो सभी को साइट करना होता है. तो अगर कोई, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप लिटरेचर रिव्यू पेपर देखिए, तो उसकी रीड भी ज्यादा होती है और आपका साइट भी ज्यादा होगा. तो लिटरेचर रिव्यू कई तरीके का होता है. अगेन इट डिमांड्स अ सेपरेट लेक्चर कि क्या क्या लिटरेचर रिव्यू होते हैं और क्या नहीं. बस मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू होते हैं, जिसमें से बिब्लियोमेट्रिक का मैंने आपको भी पेपर दिखाया था, सिस्टमैटिक होते हैं, टेबल बेस्ड बने होते हैं, मेथड के ऊपर कर देते हैं, मेटा एनालिसिस भी होता है, मतलब आप लिटरेचर को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या हाइब्रिड, मतलब 2-3 का कॉम्बिनेशन. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंटेंट हो गया, उसने बोला बिब्लियोमेट्रिक के, कंटेंट के, सिस्टमैटिक के, हमने 3 किए, तो वो हाइब्रिड रिव्यू होगा कि 2-3 तरह की यू नो चीजें आपने डाल दी. सो बेसिकली इट्स पुटिंग स्पाइसेस इन योर डिश. टेस्ट नहीं बिगड़ना चाहिए डिश का, अनलेस, तब तक जो भी स्पाइस डालो इट्स ओके. द मोमेंट ओवर डूइंग ऑफ स्पाइसेस होता है तो कई बार वो टेस्टी बनाने के बजाय डिश को बिल्कुल ही बेस्वाद बना देता है. इट लीव इट ऑफ नोवेयर. तो हमें बस उस चीज से रिफ्रेन करना है अपने आप को कि टू मच नहीं होना चाहिए, जितना से वो डेकोरेट हो, ओवर डूइंग नहीं होनी चाहिए, राइट? और आपको पब्लिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आप अपने लिटरेचर पेपर को पब्लिश करते हैं तो एक तो आपको एक पेपर मिल जाता है, अपना मिनिमम एक पेपर मिल जाता है, और दूसरा आपको अपने लिटरेचर से बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग योर लिटरेचर, देन यू आर हैविंग योर लिटरेचर ऑन टिप्स. ये मैं कई बार बात कर चुकी हूँ गैप के बारे में, सो आई एम स्किपिंग इट. एक लिटरेचर रिपोजिटरी जरूर बनानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया कि जैसे ये टेबल हो गया, और लिमिटेशंस वगैरह जरूर बनानी चाहिए. तो जो एक्सेल फाइल है वहीं पर लिमिटेशंस आपकी इकट्ठी पड़ी होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपको अपना गैप फाइट करना होगा कि एक्स 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 बंदे ने, इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि आपको कंसोलिडेटेड एक जगह मिल गया, तो आपने उन सबका नाम लिख दिया. तो एक इंसान के कहने पर आपने अपनी लिटरेचर, अपने पेपर को बिल्ड नहीं किया कि 5 लोगों ने बोला, 2 लोगों ने बोला, तो मैंने ये काम किया. सो एक्चुअली नंबर कोई फिक्स नहीं होता कि 2 लोगों ने बोलना है या 4 लोगों ने बोलना है, बट द थिंग इज दैट कि वो जस्टिफाइबल लगता है कि हाँ ये स्कॉलर्स फील कर रहे हैं नीड, तो लेट्स डू दैट. एक टाइटल जो होता है ना गुड रिसर्च पेपर का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कंडेंस होना चाहिए, रीडर की अटेंशन होनी चाहिए, और वो डिफरेंशिएट करना चाहिए. मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाती हूँ, और कैची भी होना चाहिए. मेरी प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैंने रखा था, जैसे कि ये, आई होप यू आर एबल टू सी. How was your meal? Examining the customer experience using Google Maps reviews. Concise, clear, बता रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा दे रहा है कि अच्छा मेरा खाना कैसा होना चाहिए. How was your meal? मेरा खाना कैसा था. और अगेन आप देखेंगे दिस इज A स्टार कैटेगरी जर्नल एंड दिस इज September 2020 पेपर. सो ये भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे दें कि रेगुलर की बजाय अगर हम थोड़ा सा देखें, जैसे एक और आप आर्टिकल देखें, अगेन ये जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मार्केटिंग FT50 जर्नल है. शुड आई बाय दिस व्हेन आई हैव सो मच? रिफ्लेक्शन ऑन पर्सनल पोजेशंस एज ए एंटी कंजम्पशन स्ट्रेटेजी. एक क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं रीडर का. तो इस तरह के आजकल बहुत सारे देखेंगे आप, मतलब थोड़ा सा यू शुड ऑल्सो लुक कि हाउ पीपल आर गिविंग देयर वर्क. कोई कोटेशन से दे देता है,
कोई क्वेश्चन डाल देता है, कोई एक अच्छा सा जार्गन यूज कर देता है, कोई राइमिंग वर्ड यूज कर देता है, सो दैट यू हैव टू थिंक कि मुझे क्या देना है. देन वी मूव टूवर्ड्स टाइटल की हमने बात करी कि ब्रीफ हो, सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, एज आई गिवन यू एग्जांपल. देन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखते हैं. एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट सबसे बाद में लिखना चाहिए जब हमारा पूरा पेपर हो जाता है. क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और ट्रेलर ऑफ द पेपर है, राइट. ट्रेलर बाद में बनता है ना, मूवी पहले बनती है. तो जो हमारे पेपर के मेन स्नैपशॉट होंगे वही एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे. तो कई बार हालांकि बड़ा फनी होता है कि हम लोगों से ये मांगा जाता है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस होते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट भेज दो, एब्स्ट्रैक्ट भेज दो. जब तक हमने काम किया नहीं होता तो हम कुछ भी लिख देते हैं. तो एक्चुअली में इस चीज को थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप अपना आइडिया वहां पर दे दें कि आप करना क्या चाहते हो, पर हम अपने कई बार रिजल्ट तक भेज देते हैं और फिर हम पेपर लिखना शुरू करते हैं. सो कई बार ये थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि हमें जब कॉन्फ्रेंस के लिए दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो हमें उसमें किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि व्हाट वी विल बी डूइंग. इट शुड लुक लाइक अ प्लान, नॉट लाइक कि हमने ये कर दिया, राइट. आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, की सेंटेंसेस होने चाहिए, की रिजल्ट्स होने चाहिए, और हम उसको अरेंज करते हैं. तो आपके जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो भी कोई भी, कई लोग 1.5 पेज का एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट कंसाइज होना चाहिए. पेपर पढ़ेगा ना कोई अगर पढ़ना होगा, बट बहुत छोटा एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट या जो भी वर्ड लिमिट दी होती है उसके अंदर. एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड ग्राफिकल. आई शो यू अ सैंपल ऑफ दैट. ये अनस्ट्रक्चर्ड का सैंपल है. अब आप देखेंगे यहां पर इन्होंने दिखाया पहले जनरल एक प्रॉब्लम दिखा दी कि क्या है. देन इन दिस कंटेक्स्ट इट इज एसेंशियल, जरूरी क्यों है स्टडी वो भी यहीं पर बता दिया. फिर अकॉर्डिंगली दिस पेपर एस्टिमेट, हम क्या कर रहे हैं ये भी बता दिया. मतलब जरूरी क्यों है, यहीं पर हमारा ऑब्जेक्टिव या गैप सब कुछ एक ही लाइन के अंदर आ गया. हमने क्या किया वो भी यहीं आ गया कि 20 वर्ड डाइजेस्ट और लिस्टेड होटल को लिया और स्टॉक रिटर्न का हमने एवोल्यूशन किया. और फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या है, द इंडस्ट्री रिस्पॉन्स इज एग्जामिन टू पीरियड रेंजिंग फ्रॉम दिस, पीरियड भी बता दिया. हमारे मेन रिजल्ट क्या है हमने वो बताने, सारे रिजल्ट नहीं बताने, जो हमें मेन रिजल्ट लगाते हैं सिर्फ हमने वो बताने. और फिर हम लास्ट में ये भी बता देते हैं इन पब्लिक बजट मेजर्स, ये बताया सच एज लिक्विडिटी. कई लोग एक आधी लाइन इम्प्लीकेशंस की भी लिख देते हैं. दैट अगेन डिपेंड कि तुमने आपने ऊपर कितना लिखा है और हमें कितना कीवर्ड अलाउड है. ये एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का फोटो है. जनरली साइंस में यूज होता है कि पिक्टोरियल हम एक दे देते हैं, अदर देन जो हम देते हैं उसके साथ एक एडिशनल ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है, राइट. लेकिन सब पेपर्स में सब डिसिप्लिन में अभी शुरू नहीं हुआ. कुछ लोग अपना मॉडल भी दे देते हैं ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ द रिसर्चर. ये स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है. ये है मैन्युस्क्रिप्ट टाइप, रिसर्च एम, डिजाइन. अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये डिपेंड करता है जर्नल पे. जैसे एमराल्ड का अपना स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से मेन सेगमेंट होने चाहिए. जैसे ओरिजिनलिटी है उनका, जैसे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन का है, जैसे उनका रिसर्च पर्पस का है, डिजाइन का है. तो ये डिपेंड करता है किस जर्नल का है, राइट. नाउ नेक्स्ट कम टू कीवर्ड्स. समटाइम्स हम ऐसी कीवर्ड दे देते हैं विदाउट थिंकिंग मच, बट कीवर्ड्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कीवर्ड आपकी पेपर साइटेशंस में बहुत हेल्प करते हैं. Now, whenever you are writing your keyword, आप बस एक चीज ध्यान रखें. You just remember one thing. When you were looking for the literature for your paper, writing this paper, what keyword you used, right? तो वो कीवर्ड तो आप सोचेंगे ही, वो कीवर्ड तो आप देंगे, क्योंकि अगर आप वो कीवर्ड यूज कर रहे थे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वर यूजिंग दोस कीवर्ड्स ओनली, राइट. और दूसरा तरीका ये है कि जो पेपर आप अपने लिटरेचर रिव्यू में यूज कर रहे हैं आप उनके कीवर्ड से एक बार आपने जो अपने कीवर्ड दिए वहां से मैच कर ले, राइट. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में स्टडी है तो अगर इंडिया दे सके, कुछ लिटरेचर कुछ जर्नल अलाउ नहीं करते कंट्री को देना, कुछ अलाउ करते हैं, तो बेटर है कि इंडिया दे दे अगर आपका इंडियन कंटेक्स्ट में है, या एशिया अगर एशियन कंटेक्स्ट में. उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका पेपर आप कंट्री में या एशियन पर्सपेक्टिव में अगर कोई लिख रहे होंगे या कंट्रास्ट में कोई पेपर लिख रहे होंगे तो आपका बड़ी जल्दी साइट हो जाएगा. अगर आप देखिए कोई भी स्कॉलर होता है, गूगल स्कॉलर होता है या कोई भी साइटेशन इंडेक्स होता है, वो कैसे पकड़ता है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, यही में अगर आपके जो वर्ड्स होते हैं वो वहीं से मैच करते हैं. तो वहां पर अगर आप इंडिया बाई चांस नहीं दे पाए हैं और आपको लगता है कि मुझे इंडिया देना चाहिए ताकि पेपर मेरा साइट हो जाए, तो आप एब्स्ट्रैक्ट में डाल दीजिए अगर वो
जर्नल आपको कीवर्ड टाइटल कीवर्ड्स में अलाउ नहीं कर रहा है कंट्री का नाम, तो यू हैव टू प्ले दैट वे सो दैट, कई लोग टाइटल में कंट्री को अलाउ नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं, सो यू हैव टू गो एज पर योर जर्नल। सी जर्नल इज योर बायर ऑफ द पेपर, आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बिकॉज उनको कोई जरूरत नहीं है पेपर की, बिकॉज दे हैव मेनी papers available with them for years in line. We need the paper most. Now, किसी भी पेपर में आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, इनके बीच में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये तीनों ही हमें देने चाहिए। और सबसे बड़ी बेसिक बात, जब हम पेपर लिखना शुरू करते हैं, हमें 4-5 जर्नल या 2-3 जर्नल पहले टारगेट कर लेने चाहिए, बड़ा टारगेटेड पेपर लिखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले पेपर लिख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि देखते हैं कहाँ पे लिखा है। बेटर अप्रोच शुड बी कि हमें पहले अपना थोड़ा देख लेना चाहिए कि हम किस लेवल का पेपर लिख सकते हैं, और फिर उस तरह के जर्नल में वो पेपर देखकर हम अपनी राइटिंग को पहले से ही करें, क्योंकि रिवीजन अकॉर्डिंग टू जर्नल इज ऑल्सो अ बिग एक्सरसाइज। कि पहले आपने पेपर लिख लिया, फिर देखा कि अरे जिस जर्नल को मैं टारगेट करूं ये तो ऑब्जेक्टिव अलग लेता है, रिसर्च क्वेश्चन अलग जगह पे डालते हैं, लिटरेचर रिव्यू अलग तरीके से लेते हैं, देन यू हैव टू रीराइट दैट सेक्शन। इंट्रोडक्शन, अरे ये वाला जर्नल तो 1 पेज का लेता है, मैंने तो 1 पैराग्राफ का लिखा है। एमरल्ड के कुछ जर्नल्स देखेंगे वो सिर्फ 2 पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन लेते हैं, कुछ जर्नल्स देखेंगे आप वो 2 पेज की इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो बेटर आइडिया वुड बी, अगर आप कर सके पहले से टारगेट कर सके कि मेरे टारगेट ये 4-5 जर्नल है, तो जितना आप अपनी राइटिंग को उतना क्लोज ला सके। देखिए वहां छपेगा या नहीं छपेगा वो गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन एटलीस्ट आपका थोड़ा एफर्ट बच जाता है अगर आप अपने 4-5 मेन जर्नल्स को टारगेट कर ले। अब जर्नल टारगेट कैसे करें, I don't know about others, but I know about myself. Whenever I read a paper, मुझे वहां फीलिंग आ जाती है कि इस तरह के पेपर में लिख सकती हूँ, राइट? और मैं उसी तरह के फिर जर्नल टारगेट करती हूँ। तो आई एम श्योर सबको ये पता चल जाता होगा कि ये मैं समझ पा रहा हूँ आराम से, तो शायद मैं लिख भी लूँ इस तरीके का। सो वी शुड गो लाइक दैट। नाउ एक ही चीज की एक एग्जाम्पल दिया है, purpose statement, research question, and hypothesis. The purpose of this study is to examine the relationship between abusive supervision and subordinate intention to quit. Research question, does abusive supervision affect subordinates' intention to quit the organization? Hypothesis, abusive supervision will be positively related to subordinate intention to quit. आप देख रहे हैं ये तीनों चीजें लाइन में आनी चाहिए। हमारी स्टेटमेंट, हमारे क्वेश्चंस अलग नहीं होने चाहिए, और हमारे क्वेश्चंस हमारे हाइपोथेसिस अलग नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स हमारा ऑब्जेक्टिव तो कुछ और बोल रहा होता है, हमारा रिसर्च क्वेश्चन कुछ और होता है, और हमारी हाइपोथेसिस कुछ अलग ही बनी होती है, वो कंस्ट्रक्ट होते ही नहीं। सो हर चीज सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए, हम अलग अलग नहीं चल सकते हैं, राइट? हमें ये भी क्लियर करना चाहिए कि हम सिर्फ एसोसिएशन बता रहे हैं या कॉजालिटी बता रहे हैं, ये भी इंटेंशन में आना चाहिए कि हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या सिर्फ बता रहे हैं कि फिनोमिना क्या है, एसोसिएट है, और हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं या नॉन डायरेक्शनल। जैसे पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, लेकिन अगर मैं लिखूं अब्यूजिव सुपरविजन इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट इंटेंशन टू क्विट, तो ये सिर्फ एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। यहाँ पर सिर्फ हम एसोसिएशन बता रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, ये किस तरह से जुड़े हैं हमें नहीं पता, लेकिन पॉजिटिवली रिलेटेड में हम कॉजालिटी भी बता रहे हैं कि अब्यूजिव सुपरविजन लीड कर रही है सबऑर्डिनेट को, और हम साथ साथ डायरेक्शनल भी दे रहे हैं। सो बेटर अप्रोच इज दिस कि हमारी कॉजालिटी होनी चाहिए और डायरेक्शनल होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे कोई फिट रूल नहीं होता, एक सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है, पर कुछ एक चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। या तो हम किसी एक स्टोरी से शुरू कर देते हैं, एक इंसिडेंट से शुरू कर देते हैं कि अभी ऐसा हुआ, एक्स पर्सन वहां गया, उसके साथ ये हुआ, तो क्या इस सिचुएशन में ये हुआ, ऐसे करके एक स्टोरी बिल्टअप कर दी 2-3 लाइन की। या हम किसी फ्रेज से शुरू कर सकते हैं, एलोन मस्क की सस्टेनेबिलिटी पे बात करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात करो तो एलोन मस्क की कोई मैंने एक कोट ले ली। कोई स्टैटिस्टिक्स से बात कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ के ऊपर कोई पेपर लिख रही हूँ तो मैं लिख देती हूँ कोविड से इतनी डेथ हुई, इंश्योरेंस के केस में मैं अगर पेपर लिखना चाह रही हूँ। या मैं किसी और के पेपर से बात करना शुरू कर सकती हूँ कि अभी अभी एक ही पेपर आया एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। तो कुछ, या हम अपने सैंपल से बात कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यंग कंज्यूमर्स के ऊपर कुछ सैंपल किया है, तो मैं शुरू कर दूं कि इंडिया में इतने यंग पीपल हैं, या यंग पीपल ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं। सो इट कुड बी लाइक एनी स्ट्रिंग हम उठा सकते हैं, पर फिर कनेक्शन होना चाहिए, फिर वो स्टोरी उसी स्ट्रिंग से चलनी चाहिए। समटाइम्स हम अच्छी लाइनें चुराने के चक्कर में इधर से उठा एक लाइन, उधर से उठा, हम वो मिक्स खिचड़ी बना देते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है कि ये हमारी स्टोरी नहीं है, ये बोरोड सेंटेंसेस है। हमें सेंटेंसेस नहीं बोरो करने, हमें आइडिया बोरो करना है, राइट?
स्टैटिस्टिक्स से भी कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं और कंक्लूजन दे सकते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू में आपको बताइए कि पहले दूसरे के काम को डिस्कस करना है, फिर हमें चलना है। आप बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। रिसर्च गेट पे सबको अकाउंट अपना बनाना चाहिए जरूर, वहां पर बड़े सारे पेपर फ्री मिलते हैं, पड़े होते हैं पीडीएफ, मैं भी अपने पेपर डालती हूँ पीडीएफ। और अगर नहीं भी होते हैं तो आप उस स्कॉलर को रिक्वेस्ट करें ईमेल पे, तो वो आपको भेज देते हैं। गूगल स्कॉलर तो ऑफकोर्स है ही, काफी चीजें पीडीएफ मिल जाती है, जे स्टोर भी है। अदरवाइज आप अगर उस पेपर के ऑथर को मेल करें, देर आर चांसेस कि वो आपको रिप्लाई बैक कर देंगे, क्योंकि आजकल साइटेशन सबको चाहिए। सो यू कैन आस्क देम कि हम इस पेपर में लिख रहे हैं एंड आपका पेपर हमें बहुत अच्छा लगा, सो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर पेपर एंड we intend to cite your paper as well. So definitely that person will give you paper, right? Because वो public domain में already है पेपर। फिर हमें अपना कंसेप्चुअल मॉडल बनाना होता है। देखिए जब हम कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, मैं अगेन उस पेपर पे जा रही हूँ जो मैंने आपको शुरू किया था, या मैंने एक पिक्चर रखी भी हुई है, ये जो अभी मैंने यूटेट एक टूरिज्म वाला पेपर आपको दिखाया था, अनटेक्ट वाला, ये उसी पेपर का कंसेप्चुअल मॉडल है। जब भी हम कंसेप्चुअल मॉडल पे जाते हैं, और स्पेशली ये इंपेरिकल के केस में बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल तो कंसेप्चुअल पेपर में, मतलब थ्योरी पेपर्स में भी एक कंसेप्चुअल मॉडल दिया जाता है कि लोगों को इस तरीके का काम करना चाहिए। अगर टाइम बचा तो आई शो यू दैट ऑल्सो। तो ये कंसेप्चुअल मॉडल है। अब ये कंसेप्चुअल मॉडल शुड बी बैक्ड बाय थ्योरी। जैसे इस पर्टिकुलर पेपर में दो थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी है ये एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म और परसीव्ड नॉर्म और बिहेवियर ओरिएंटेशन, ये थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। और ये थ्योरी है कॉग्निटिव रिस्क एंड दिस इज थ्योरी ऑफ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स करके एक थ्योरी है, ये वो थ्योरी है। तो इन दो थ्योरीज को इंटीग्रेट किया हुआ है। आप दो थ्योरी इंटीग्रेट करें, आप 4 करें, आप 5 करें, देयर इज नो लिमिट। आप एक थ्योरी के ऊपर भी बेस करके चल सकते हैं। जरूरी नहीं आप हर थ्योरी के हर कंसेप्ट को यूज करें, आप कोई ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने थ्योरी ली और उसका आपने एक कंस्ट्रक्ट नहीं लिया, बाकी सब लिए, तो आपने क्यों नहीं लिया, वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वट गुड पेपर आर लुक फॉर, आप कुछ भी करें, नो इश्यूज, आप कोई भी सैंपल लें, आप कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करें, आप किसी भी कंटेक्स्ट में स्टडी करें, आप कोई भी मॉडल बनाएं, आप कोई भी टेक्निक यूज करें, देयर शुड बी जस्टिफिकेशन एंड साइटेशन। वो सिर्फ दो लोग दो ही चीजें देखते हैं हर पेपर में, कि आपका पेपर थ्रेड से थ्रेड बंधा हो, लूज लिंक्स नहीं हो, कि अभी आप किसी सैंपल की बात कर रहे हैं, आप रिजल्ट की बात करने लगे, फिर आप वापस से अपने कंटेक्स्ट की बात आ गए, आप फिर लिटरेचर की बात करने लगे, इस तरीके से ना हो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे आर लुकिंग फॉर, अगर मैं क्रक्स की बात करूं, एंड दे आर लुकिंग फॉर द जस्टिफिकेशंस। उसके मन में सवाल उठे और अगली लाइन आपका जवाब हो, इस तरीके का पेपर आपका अगर स्ट्रक्चर होगा, देयर आर हाई चांसेस कि आपके पेपर में रिजेक्शंस नहीं होंगे, रिवीजन्स फिर भी आएंगे, बी प्रिपेयर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट होता है कि आपको कोई रिवीजन नहीं मिलता, वो हो ही नहीं सकता अगेन, क्योंकि रिव्यूअर क्या कहेगा कि मेरे को कुछ नहीं बदला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दो लोगों का काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, तो डेफिनेटली सजेशंस वुड बी देयर। नाउ ये जो बना है लिटरेचर, ये थ्योरी की हेल्प से बनता है। ये लोगों ने पेपर्स पढ़े होंगे और देखा होगा कि कौन सा किस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, और उस हिसाब से ये पेपर बना, राइट। देन हमें रिलेशनशिप के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना होता है। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स बेसिकली 4-5 तरह के होते हैं जो सबसे ज्यादा मेन होते हैं। ऐसे तो आपको कई तरीके के नाम मिलेंगे, मार्कर वेरिएबल भी एक नाम है, बट जो मेजर वेरिएबल्स हैं वो ये हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक जो मेन एक्टर्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे बिहेवियर, इंटेंशन, अगर मैं यहाँ पर बात करूं। मॉडरेटिंग मतलब जो दो रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं, जैसे बॉय गर्ल का मॉडरेटिंग बिहेवियर हो सकता है। इस पर्टिकुलर मॉडल में मॉडरेटिंग नहीं है पर मीडिएटिंग है, जैसे ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपके मीडिएटिंग वेरिएबल है। जैसे सब्जेक्टिव नॉर्म आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है, एक्स और वाई इसको कर रहे हैं और एक्स और वाई डायरेक्ट भी कर रहे हैं और ये बीच में भी आ रहा है, तो ये मीडिएटिंग है। ये बिल्कुल रिसर्च की हार्डकोर चीज है, तो शायद सब लोगों को इंटरेस्ट ना आए, सो आई डोंट नो कौन कितना रिलेट कर पाएगा इससे, पर इस तरह के हमें वेरिएबल है। कंट्रोल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एम्पिरिकल काम कर रहे हैं। कंट्रोल का मतलब क्या, मैं कहती हूँ कि हाइट और एज का एक रिलेशनशिप है, राइट। तो इसका मतलब एज बढ़ती है तो हाइट भी बढ़ती, ठीक है, पर क्या ये ट्रू है हर केस में? नहीं। तो यहाँ पर एक कंट्रोल देना पड़ेगा कि हमने इतनी एज तक के लोग लिए, या जेंडर, या कई बार जेंडर के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें दो चीजें बहुत अलग चलती है। जैसे लड़के और लड़कियों की बहुत सारी
बाइंग हैबिट्स कह लीजिए बहुत अलग होती हैं जेंडर के बेसिस पर, तो वहां पर हमें कंट्रोल वेरिएबल लेना चाहिए। या हाँ, अगर हम ई कॉमर्स शॉपिंग में ट्रस्ट की बात करें तो वहां पर ट्रांजेक्शन का अमाउंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट को अगर हमने अपने मॉडल में जगह नहीं दी और हम ये कह दिया कि लोगों को डर नहीं लगता, लोग अब बहुत अडॉप्ट करने लगे हैं, तो कहेंगे नहीं, ट्रांजेक्शन अमाउंट से फर्क पड़ता है। हो सकता है जिन लोगों से आपने भरवाया हो वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करते हो कि एक ड्रेस मंगा ली, कोई बैग मंगा लिया, कोई किचन का सामान मंगा लिया, मे बी वो सॉलिटेयर्स नहीं मंगा रहे हैं, मे बी वो बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स नहीं मंगा रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट वो आप एक कंट्रोल वेरिएबल ले लीजिए कि हमने उसको लिया था और हमने उसका इफेक्ट कंट्रोल करके लिया। अब वो कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम स्टेटिस्टिकली करते हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर लेक्चर डिस्कशन। कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्ट मतलब कि जब हम करेक्टरिस्टिक्स को एब्स्ट्रैक्ट वे से होता है, जबकि वेरिएबल एक स्पेसिफिक होता है। कंस्ट्रक्ट मतलब हेल्थ, हेल्थ एक कंस्ट्रक्ट है। वेरिएबल मतलब जब हम उसकी आइटम्स पूछकर उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये एक वेरिएबल बन जाता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, राइट। फैमिली वेरिएबल के बारे में बता चुकी। पार्टिसिपेंट में हमें अपनी थ्योरी में ये भी जरूर बताना होता है कि हमने कौन सी थ्योरी की, क्या थ्योरी थी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उस कंसेप्चुअल में कि उन्होंने थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर एंड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट एक थ्योरी यूज करी। यहाँ पर एक दिया कि टैम एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल एंड इनोवेशन एक एग्जाम्पल। लेवल ऑफ मेजरमेंट मतलब हम कौन सी मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, हम इंटरवल डेटा पे इकट्ठा किया, रेशियो पे इकट्ठा किया, हमारा मेट्रिक डेटा है, नॉन मेट्रिक डेटा है। लेवल ऑफ एनालिसिस में हमारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया है, हमने बाईवेरिएट एनालिसिस किया है, या हायर हमने चीजें और की हायर ऑर्डर्स किए हमने, सो वो भी हमें क्लियर करना चाहिए। सैम्पलिंग आई थिंक आई शुड नॉट गो मच इनटू दैट, ये मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि हम लोगों को पता ही है, ये भी हमें बताना होता है। जरूरी नहीं कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की नहीं है पर हम रैंडम सैम्पलिंग लिख देंगे तो हमारा पेपर छप जाएगा। मैं आपको बड़े से बड़ा पेपर आई कैन शो यू जिन्होंने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज की है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज की है और पेपर छपा है। पर आप रीजन दे दें कि हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्यों की है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का हमारे पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है। भाई रैंडम सैम्पलिंग तो वही यूज करोगे ना जिसकी हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी कोई कॉलेज में स्टडी करनी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर है, मैं एक रैंडम कर सकती हूँ। पर अगर मुझे दिल्ली में मतलब लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताना है तो मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट अ, या कितने लोग ई कॉमर्स शॉपिंग करते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, अब कहीं लिस्ट थोड़ी अवेलेबल है कि कौन ई कॉमर्स शॉपिंग करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, कौन नहीं करता है, तो मैं कहां से करूंगी। इन दैट केस आई विल गो विद द कन्वीनियंस सैम्पलिंग और मे बी मिक्स ऑफ सैम्पलिंग। आप दो तरह की सैम्पलिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्लस्टर एंड कन्वीनियंस कर ली या कोई और। सबसे पहले जब हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो लोगों ने क्वेश्चनर यूज किए हुए हैं, तो हमें उसकी कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, फेस, नोमोलॉजिकल एंड प्रेडिक्टिव ये वैलिडिटीज को इंश्योर करना होता है। इनमें से कुछ वैलिडिटीज तो आपके सॉफ्टवेयर इंश्योर करते हैं, जैसे कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट और प्रेडिक्टिव, वाइल फेस और नोमोलॉजिकल आपकी एक्सपर्ट करते हैं और या आपको लिटरेचर से प्रूव करना होता है। नोमोलॉजिकल मतलब जो रिलेशनशिप आपने बिठाया है कंस्ट्रक्ट्स के बीच में वो एग्जिस्ट करता है, राइट, तो आपका लिटरेचर उसको सपोर्ट करता है। और मैंने बहुत बार देखा है हम बहुत सारी चीजें करते हैं बट हम उसे रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ टू रीजन, आइदर वी डोंट नो वेदर वी शुड रिपोर्ट इट और नॉट, और या हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कई बार होता है कि हम अपना क्वेश्चनर बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, या हम थोड़ा सा क्वेश्चन दो चार लोगों से भरवाते हैं और हम रिजल्ट निकालते हैं, हमें लगता है कि ठीक नहीं भरा, दो चार मतलब 25 30 50 लोगों से भरवाते हैं। तो हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए कि हमने एक्सपर्ट से किया, पीयर्स को दिखाया और उसके बाद चाहे 2 लाइनें, नोबडी इज आस्किंग कि आप नाम दें उन लोगों का या बताएं वो कौन है, पर अगर आपने किया है यू शुड गो। और ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपनी रिसर्च को जितना डिस्कस करें, जितना डिस्कस करेंगे बिलीव मी आपका फायदा होगा, आपका टॉपिक कोई पुराना नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये अगेन एक क्रिएटिव राइटिंग है। किसी को टॉपिक ही तो पता चलेगा लेकिन आप उसमें क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली वो तो किसी को समझ नहीं आएगा। आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कर रहे हैं, आप थ्योरी कौन सी यूज कर रहे हैं, आप उसके रिजल्ट आपके अपने आएंगे, आपका सैंपल आपका अपना होगा। तो ये जो एक हमारे अंदर बहुत कंजर्वेटिव रहती है ना कि हमने नहीं बताना हम किस टॉपिक पे कर रहे हैं, पुराना हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे पेपर हो चुके हैं और आज भी बहुत सारे पेपर्स पे काम होता है। इतने टॉपिक्स हैं जो 20 साल से चलते आ रहे हैं, कुछ नया होता रहता है। ऑफकोर्स कुछ टॉपिक डेड भी हो जाते हैं पर ज्यादातर टॉपिक ग्रो करते हैं। तो
मैम ऑडिबल है? नो मैम। No. हाँ, आई थिंक उनके नेट में शायद कोई इशू आ गया होगा। पूजा मैम, Yes, ma'am. Issue. Yes, ma'am. पूजा मैम, Ma'am, you're calling me? नहीं नहीं, डॉक्टर पूजा गोयल, उनका साउंड नहीं आ Okay. रहा। Yeah, it's not audible right now. Okay. हाँ शीज, एक मिनट में देखती हूँ, प्लीज वेट। आप लोग प्लीज वेट कीजिए, शायद नेट उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। Okay, ma'am.